जिसको भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है वो अपने हैंड रेज करेंगे। यस, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। उमेश, निखिल, सबको सारे बच्चे एक बार हैंड रेज कर लो ताकि हम लोग क्लियर हो जाए पढ़ने से पहले कि आवाज जो है वो साफ आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पहला पाठ पढ़ा था, इसके बाद में जो है हमने उसके प्रश्न अभ्यास भी किए थे। आज हम हमारा 9th क्लास की जो कृतिका पुस्तक है, 2 पुस्तक है आप लोगों के, एक कृतिका और एक क्षिति। तो कृतिकी का जो सेकंड चैप्टर है, मेरे संग की औरतें। तो वो यहाँ पर जो इसकी लेखिका है उनका नाम है मृदुला गर्ग। ये जो मृदुला गर्ग है इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि लेखक लेखिका कवि कवित्री के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। मृदुला गर्ग क्या कहा कि इनका जन्म जो है वो 1938 में मृदुला गर्ग का जन्म हुआ। आप लोग ये क्वेश्चन जो मैं बताती हूँ वो टॉपिक लिखा कीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में हुआ और ये हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर समकालीन हिंदी साहित्य, जब हिंदी कथाओं का समय चल रहा था उसकी जो है मृदुला गर्ग एक हस्ताक्षरित जो है महिला मान सकते हैं हम। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स है ना। उसके बाद में भारत के विभिन्न शहरों में वह रही और सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। 1974 में वह दिल्ली आ गई और वहां से स्वतंत्र लेखन किया, मतलब किसी के अधीन होकर उन्होंने नहीं किया। ठीक है। उसके बाद में कथा साहित्य के अलावा, कथाओं को लिखने के अलावा वो अपने समाज की जो समस्याएं होती थी, जैसे कि पहले शिक्षा से संबंधित कोई समस्या हो जाती थी, है ना, तो ऐसी कोई समस्याएं होती थी उनसे वह वैचारिक विचार करने जैसे जो है निबंध भी लिखती थी। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्राचीन परिपाटी को तोड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मृदुला गर्ग थी उन्होंने कथ्य और शिल्प मतलब कहने और दोनों में जो गद्य लेखन की प्रचलित थी उनकी परिपाटी को तोड़ा है, मतलब अपनी बातों को उन्होंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। तो हमने पढ़ा कि मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में, है ना, और वो स्थायी रूप से दिल्ली में रहने लगी थी। 1938 में हुआ। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, अगर हम इसको, मैं आपको एक बार ऐसे ही बताती हूँ कि चैप्टर में क्या है। जो लेखिका है वो अपनी माँ और अपनी नानी और अपनी दादी इनके बारे में बताना चाहती है और इन्हीं के बारे में वो इर्द गिर्द अपनी कहानी जो है, अपनी जो बात है उसको आपके साथ में शेयर करती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ 2, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो देखो, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे लेखिका जो है वो अपनी नानी की बात बता रही है कि मेरी एक नानी थी, और जाहिर है जब मदर है तो उनकी नानी तो होगी भी, उनकी माँ भी होगी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही मृत्यु हो गई। तो लेखिका यहाँ पर यह बात कहना चाहती है कि जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी मृत्यु जो है वो पहले हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नाना कहते हैं ना कि नानी दादी जो है वो कहानी सुनाने का काम करती है, परंतु यहाँ पर यह था कि जो लेखिका है वो बता रही है कि हम 3 बहनें थी और हम 3 बहनों की हमें खुद ही कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका जो असली मर्म है, अर्थ जो है वो समझ में आया। मर्म मानी उसका क्या उद्देश्य था, है ना। तो नानी ने तो साक्षात रूप से कहानी नहीं सुनाई, पर हाँ हमने उनकी कहानियां जो है बाद में जाकर सुनी और उसका असली मर्म भी जो है वो बाद में जाकर के जैसे जैसे समझदार बने वैसे वैसे समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परादांशी औरत थी। अब यहाँ लेखिका अपनी नानी के बारे में बता रही है कि हम हमारी
नानी के बारे में इतना ही जानते थे कि वो पारंपरिक थी, परंपराओं का निर्वाह करने वाली थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी और परांडांशी थी। परांडांशी मतलब जो पर्दे में रहती है ना, जो घूंघट करके रहती है, ऐसी औरतें थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरकपुर पढ़ने विलायत चले गए थे। अब पति कौन? नाना। जैसे अपने नाना के बारे में बता रही है कि उनके पति जो है शादी के तुरंत बाद छोड़कर बैरकपुर पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगी। अब वहां से जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आए थे तो वो वहां से डिग्री अपनी स्टडी कंप्लीट करके डिग्री लेकर आए और जब वो वहां से आए तो उन्होंने विलायती मतलब जो अंग्रेजों का रीति रिवाज होते या ऐसा उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी जो है वो परवाह नहीं करती थी कि वो जो है विलायती रीति रिवाज के साथ में है, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा या आकांक्षा या नापसंद पसंद का इजहार पति पर कभी किया। उन्होंने कभी रोका टोका नहीं कि आप विलायती जो है रीति रिवाज अपना रहे हैं या उन्हें वह सब चीजें पसंद नहीं है या उन्हें नापसंद नहीं है। इसका इजहार, इजहार मतलब कहना ना, अपनी बात को कहना पति पर कभी किया ही नहीं। ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या हुआ कि उसके बाद में पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, मौत के करीब पाया मतलब नानी जो है वो कम उम्र में जो है बीमार रहने लगी। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में, उस टाइम जो मेरी माँ थी वो 15 वर्ष की थी और मेरी नानी भी कम उम्र की थी तो वो बीमार थी। तो मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोड़ हो गई। मतलब यहाँ पे बताया कि नानी जो है पर्दे में रहने वाली थी, अनपढ़ भी थी और किसी से ज्यादा बोलती भी नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी। परंतु जैसे ही वो बीमार हुई और उसे लगा कि मौत जो है वो मेरे करीब आ गई है, तो मेरी माँ की उस टाइम जो उम्र थी वो 15 साल की थी। तो वो मुंह जोड़ उठी, मतलब मुंह जोड़ मतलब सामने से बोलना, अपनी बात को रखना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो अपने नाना से, लेखिका के नाना से कहा कि वो पर्दे का लिहाज या अब वो पर्दा लिहाज मतलब शर्म छोड़ करके अपने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब जो है दंग और हैरान रह गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि जो स्त्री कभी बोलती नहीं है, जो हमेशा पर्दे में रहती, वो आज एकदम से मुंह जोड़ कैसे होगी। जिस परादानशी मतलब पर्दे में रहने वाली औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, मतलब नाना से। यहाँ लेखिका का जो नाना है उसके लिए कह रही थी जो हमेशा पर्दे में रहती है और पराये मर्द से क्या, उसने कभी अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। अब दिमाग में प्रश्न उठने लग गए थे कि अपने पति से तो बात क्यों नहीं और आज पराये मर्द से वो क्या कहना चाहती है। आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त ही था, वो बीमार रहने लगी थी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। अब जो नाना है वो भी सोच रहे थे कि इसके पास समय भी कम है और मौके की नजाकत ही यही है, तो उन्होंने उसकी उनकी बात की जो है लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, हाथों हाथ गए और अपने दोस्त को जो है लेकर के आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर में मतलब बीवी जो थी उसके सामने जो है वो पेश कर दिया, है ना। अब जो नानी ने कहा और वह भी हैरत अंगेज था। अब नानी ने जो बात कही वो हैरत अंगेज थी, मतलब आश्चर्यचकित थी। क्या? उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगी। अब वो किसको कह रही है ये बात? वो प्यारे लाल को कह रही है कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर, वर मतलब दूल्हा, के लिए जिससे इसकी शादी करनी है उसको आप क्या करेंगे, मतलब आप ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। अब यहाँ पे क्या कहा कि मेरे पति तो साहब है क्योंकि वो विलायती रीति रिवाजों को अपनाते थे और वो चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी ऐसे से नहीं हो जो साहबों के फरमाबरदार हो, मतलब उनकी बात माने, जो फरमाइश को पूरा किया। ठीक है। तो आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। तो प्यारेलाल जो उनके मित्र थे वो क्रांतिकारी थे, है ना, तो सिपाही भी थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे से मेरी बेटी की जो है शादी करवा देना। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर
उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अब वो तो पर्दे में रहने वाली थी, कुछ बोलती नहीं थी, अनपढ़ भी थी, परंतु फिर भी ये कौन कह सकता है कि ऐसी जो औरत है उसके मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अब जो नाना है वो कह रहे हैं कि बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वो निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल रही होंगी। अब यहाँ नाना की बात जो है वो लेखिका अपने शब्दों में कह रही है कि ऐसा मेरी समझ में आया कि दरअसल उनकी जो निजी जीवन थी, जो पर्सनल जो उनकी लाइफ थी, उसमें वे काफी आजाद ख्याल रही होगी। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था कि नाना क्या कर रहे हैं या कोई और क्या कर रहा है। वो अपनी निजी जिंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ में काफी आजाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी जो है वो की, है ना। तो उसके बारे में साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। दूसरों की जिंदगी में उसने कभी पंचायती नहीं की, परंतु अपनी जिंदगी को वो हमेशा स्वाभिमान से जीती रही, चाहे वो पर्दे में रही हो, चाहे वो अनपढ़ हो। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से जैसे परंपराओं से जी रही थी, घरेलू उसकी जिंदगी थी, उबाऊ मतलब कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, जिंदगी भी चुपचाप थी, क्योंकि वो बाहर कहीं जाती नहीं थी, घर में ही रहती थी। परंतु क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। तो असली आजादी कितनी होती है? हम अपने विचारों से अपने जीवन को पूर्ण करते हैं ना, हम दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, ना तो हम दूसरों को कहते हैं और ना हम दूसरों की किसी बात में जो है वो दखल अंदाजी करते हैं। कई मायने में उसे ही आजादी मानी जाती है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। नाना, यहाँ पे नानी की शादी नाना से, तो लेखिका बता रही है। देखो यहाँ मेरी माँ की शादी, अब नाना की जो बेटी थी वो लेखिका की माँ थी, तो उनकी शादी जो है वो एक होनहार लड़के से हुई, जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। आईसीएस का एक एग्जाम हुआ था और वह आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, तो पहले यही होता था, जो आजादी के आंदोलन में होता था उनकी प्रगति को रोक दिया जाता था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा दहला एक नहीं था। पुश्तैनी पैसा तो था नहीं, पुश्तैनी पैसा मतलब जो पूर्वजों का, हमारे दादा और हमारे परदादा ये सब छोड़ के जाते हैं, वो एक धेला नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चमका खा जाती थी। चमका मतलब कमर में दर्द आ जाता था, चमक पड़ जाती थी, है ना। इतनी खादी की जो है वो भारी साड़ी होती थी और उन्हें साड़ी भी नहीं पहननी आती थी। रात रात भर जाकर भी उसे पहनने का अभ्यास करती थी कि आयु तो 15 वर्ष की थी और साड़ी पहनने में नहीं आती थी, तो वो रात रात भर इतनी भारी जो खादी की साड़ी होती थी उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। उसे ऐसे लगता था कि अगर मैं साड़ी अच्छे से नहीं पहनूंगी तो हो सकता है दिन के अंदर मुझे लोग देखेंगे तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। एक तरीके का कमेंट भी हो गया, है ना, किसी को कमेंट करना जैसे सास बहू को कर देती है। तो वो इतनी नाजुक थी क्योंकि उनसे साड़ी भी नहीं पहनी जाती थी, और जब साड़ी इतनी भारी खादी की साड़ी पहनती थी तो कमर में चमक भी आ जाती थी। तो जो सास थी, लेखिका की दादी थी, वो कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पे टांग दो, मतलब किसी चीज को धो लिया, पहुंच लिया और टांग दिया। गनीमत यह थी कि किसी न किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। यही था कि इससे ज्यादा छेड़छाड़ कोई नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी ही आजादी में मस्त रहती थी। लेखिका की माँ क्यों नहीं थी? अब ये जो गनीमत है यह क्यों नहीं थी? इसकी दो वजह थी। एक वजह यह थी कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह, जो रहने बाशिंदे मतलब रहने वाले जो लोग होते हैं की तरह, उनके ससुराल वाले भी साहबों के खाते अभिभूत थे। साहब होते हैं उस टाइम अंग्रेज जो साहब होते थे, बड़े बड़े लोग, जिसे हम कह सकते हैं जो ऑफिसर पद पर थे, है ना, उनसे उनकी जानकारी थी, उनसे वो मंत्र मुग्ध भी थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। जो उनके नाना थे वो भी एक अच्छी पोस्ट पर आते थे, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेजी थे। अब वो क्यों थे ऐसे? क्योंकि वो विलायत से जो है वहां से स्टडी करके आए थे, वहां के रीति रिवाज जो है सीख कर आए थे, इसलिए वो बस खाली हिंदुस्तानी थे और चेहरे मोहरे से सबसे अंग्रेजी दिखाई देते थे।
मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। हमारे देश में जो आजादी की जंग लड़ने वाले थे वो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को चाहते थे, है ना, उनके प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत पूरे करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर पर लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। अब यहाँ पे लेखिका थोड़ी सी अंदर से गुस्सा भी है, क्योंकि उसको लग रहा है उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती है ना, कि नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी। ये रोमांचक उस कथाई थी जो कहानी के तिलसी मतलब खजाना जो होता है वो और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, अपना माँ का वजूद था, माँ की अपनी पर्सनैलिटी थी कि उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, है ना, खूबसूरत थी, नजाकत भी थी, दुनियादारी से कोई मतलब भी नहीं था, फिर भी वो ईमानदार और निष्पक्ष थी, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादू नहीं मालूम करती थी। तो जो अपनी माँ के लिए लेखिका कह रही थी, ऐसे लगता था जैसे कोई परी की जाति से आई हुई हो, और जादू तो उनमें परी जात से कम होता ही दिखाई नहीं देता था। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो मतलब हार्ड जो वर्क है उनको हम दें, क्योंकि वो इतनी नाजुक थी और इतनी खूबसूरत थी। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। अब जबानी राय मतलब उनसे पूछा जाता था, बोलने में वो बहुत कम थी, तो उनसे पूछा और उनसे राय जो है वो जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। जब उनसे कोई बात मनवा ली जाती थी तो उसको निभाना भी जरूरी होता था, निभाया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, अब लेखिका यहाँ दादी की बात बता रही है कि हम हाथी से हल ना जुतवाया करते, हम पे बेल है। अब दादियां जो थी वो कभी कभी कमेंट कर रही थी, वहां पर भी यही चीज दिखाई गई कि हम हाथी से हल ना जुतवाया करते, हम पे बेल है। बैल है मतलब यहाँ पे ये बात कह गया है कि जो हल जोतते हैं वो बैल ही जोतते हैं, हाथी नहीं जोतते है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सास बहू का भी मैटर आ चुका है। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया। जुमले मतलब जो रोजाना टॉपिक होते हैं ना, पैचवर्क जिसे कहते हैं अपन, वो रोजाना करते हैं, वो जुमला है ना। तो जब देखा कि हम बच्चों की मम्मत तालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। ममतालु मतलब जो ममता का भाव था, है ना, प्यार का जो भाव था, इसमें जो हमारी लालन पालन होता था, परवरिश होती थी, माँ के सिवा जो सारे घर के प्राणी थे वो मुस्तैद रहते थे, मतलब हमें हमारी परवरिश करने में लगे रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, दादी और दादी की जो जिठानियां थी, ताई दादी, चाची दादी जो भी थी, वो तो उनके अलावा उनकी जो मर्द जात पिताजी हैं वो भी जो है लगे हुए थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो ठोस काम नहीं करती है तो इसका मतलब उन्हें आजादी का जुनून नहीं है। जुनून माने फितूर, वह भरपूर था और अपने तरीके से जो उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से ही चाहिए। जिस चीज से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, जिस चीज हर किसी से पूछ लिया और कहा कि किसी ने कहा आप ऐसे करो तो ऐसे कर लिया, नहीं, खुद अपने तरीके से और आजादी से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी इन सब चीजों में। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और भी ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी क्योंकि उनकी तबीयत तो सही नहीं थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, मैंने लेखिका ने हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, मतलब उन्हें कुछ कहते नहीं थे, ना उनसे पूछते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। यह सब होता था, परंतु फिर भी वह जो है सास सास का अन्य जो फैमिली मेंबर्स थे सब उनमें श्रद्धा भी रखते थे।
फिर भी वह पत्नी, माँ, बहू कोई भी ऐसा कर्तव्य का पालन भी नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। नंबर वन तो ये था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। कौन नहीं बोलती थी? लेखिका की माँ। फिर दूसरी बात ये थी कि वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। जो सीक्रेट बातें होती थी वो एक दूसरे से चुगली नहीं करती थी, अपने पास ही रखती थी। गोपनीय, जो बात अपने पास रखनी है वो गोपनीय है ना। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। तो दोनों कारण से उसकी जो है उन सबकी श्रद्धा होती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ ये जाने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, यहाँ पे लेखिका कह रही है कि हम 6 बहन भाई हैं, है ना। सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब ये नहीं था कि समय पुराना है या कोई परिपाटी ऐसी है कि बाहर नहीं जाना, एक दूसरे से बात नहीं करनी, सबको निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब अपना अपना सबको अपनी अपनी जो है वो आजादी थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब यहाँ पर 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है, तो वो कहते हैं कि इन सबका फायदा उठा करके जो है हम लोग क्या हो गए थे, लेखन के हवाले हो गए। लेखन माने लिखने के हवाले हो गए। लिखते किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब लेखिका यहाँ पर बता रही है कि लिखते किसके, मतलब जो चल रहा है उससे थोड़ा सा हम अलग हो जाते हैं, अपने पूर्वजों में हम आ जाते हैं। जैसे दादा दादी में तो हम आ ही गए थे, 3 बहनें भी थी, है ना, और छोटा भाई भी था। परंतु अब वो कहती है कि अगर हम इनसे थोड़ा सा बाहर निकले तो गनीमत रहती है कि एक अपनी परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार मतलब लाइन में नहीं चलती थी। कई लोग होते हैं ना जो अपनी बात को अलग से पहचान दिलाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा की फजल, खुदा का अगर करामत होगी, है ना, फजल होगा, या से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी, कर्म है ना, खुदा खुदा का फजल हुआ, खुदा की कयामत हुई, है ना, ऐसा कुछ भी वर्ड अपन ले सकते हैं। फजल जो है वो उर्दू शब्द है। उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी। धोतियां मतलब जिसे हम साड़ी बोलते हैं, ये तीसरी दान कर देगी। दादी जो है कहती थी अगर 2 धोतियों से अगर तीसरी धोती हो गई तो वो दान कर देगी। जैन समाज में अप्रग्रही की कनक बिरदारी जो है बाहर हरकत नहीं मानी जाती, बिरादरी की। अब जैन समाज में जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो जैन समाज से रिलेटेड थी, है ना, तो ऐसी कोई बात को जो है वो हरकत नहीं मानी जाती है। बिरादरी, बिरादरी मतलब एक समूह, जाति समूह जो होता है उसको। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। गर्भवती बच्चा होने वाला था, है ना, प्रेगनेंट जिसे बोलते हैं। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी। मन्नत मतलब फरियाद की थी कि उनकी पतोहू का, पतोहू माने पोते का, है ना, उनका जो परदादी है तो उनके पोते का जो पहला बच्चा है वो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। शुरू में कह दिया कि जो परदादी थी वो थोड़ा सा अलग ही चलती थी लाइन से, है ना, तो उसने क्या मन्नत मांगी मंदिर में जाकर के कि उनका जो पोते का पहला बच्चा है वो लड़की हो। मन्नत मतलब उम्मीद की, है ना, भगवान से प्रार्थना की। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती मतलब ये जो सभी कहते हैं कि पहला जो हो वो बेटा हो, तो ऐसी मन्नत मांग करके उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। अब भगवान और अपने बीच में गुप्त रखे ऐसा नहीं था। उस परदादी ने क्या किया, सरेआम सबसे क्या कर दिया, ऐलान कर दिया, और लोगों के जो मुंह है वो खुले के खुले रह गए। लोग तो यही समझ रहे थे ना कि पहला हो तो पुत्र ही होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अब लोग जो है वो मुंह खुले के खुले रहना मतलब आश्चर्यचकित होना, मुहावरा है ये। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। फितूर जो उनके पागलपन सवार था उसकी कोई वजह भी नहीं मिली कि चलो ये इसकी राइट वजह है कि ये लड़की चाह रही है पतोहू के
यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुष्पों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, तो यहाँ पर यह भी नहीं कहते थे कि भाई खानदान में चलो ये पहला बच्चा है जो लड़की हो जाए, तो इससे पहले कभी लड़की नहीं था, ऐसा भी नहीं था। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। तो पिताजी के बहनें नहीं बल्कि दादाजी के भी थी, फिर भी पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर बदस्तूर मतलब किसी से डरना नहीं है, बेहिचक बेशर्मी से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, बार बार उसी मन्नत को वह मांगती रही। पूरा नक्कुड़ गांव जानता था कि माझी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। बेतार का तार मतलब जिसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ भी बात नहीं अड़ी होती थी। उसके बाद में इधर वह तार खींचती उधर तन से तथा बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माजी का आरजू किस कदर रंग लाएगी उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अब इसके बाद में देखिए, लड़की की गैरवाजी जीत तुझी सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न एक दिन दो पूरी पांच कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो भगवान जी सीधे उनकी जो है वो बात मानते थे। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब ये जो चोर वाली बात है ये हम कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो अपना ध्यान रखिए और अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। अपना ध्यान रखिए और घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।